इतना शर्मीला लड़का कैसे ऑडिशन दे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हॉल है, हॉल के अंदर ऑडिशन लेंगे। उन्होंने मेरे को उस पूरे विंग के बीच में जाके खड़ा कर दिया कि ऑडिशन यहाँ देना है। तो आपको क्या लगता है कि इस हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आर्टिस्ट के साथ या किसी भी पर्सन के साथ सबसे ज्यादा खराब चीजें क्या लगती है आपको? सबसे जो खराब चीज़ होती है क्रेडिट कार्ड। आपने भी तो खाए होंगे। मेरे काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग थे जो काफ़ी अच्छे चले, मेरा नाम उनमें पहले डाला गया, मैंने अच्छा उन पे पोस्ट दिया इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। उसके बाद मेरा नाम हटा दिया। सबसे पहला जो केस था, शायद पानीपत का ही बोलूँ मैं, अगर आपको तो कोरोना सबसे पहला केस मैं था। तो सबसे मेरा हिट सॉन्ग आज तक था। डिप्रेशन के उस टाइम पे बहुत अच्छा चला था, मतलब। लाइकवाइज लिखवाया तो आपने ही था ना वो? हाँ, बट राइट्स किसी और के पास थे उस टाइम। अच्छा, ऐसा इंडस्ट्री में कौन है जिससे आप इंस्पायर हुए? मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में जो इंस्पिरेशन जिनको मानता हूँ, मैं मानता हूँ हर्ष गहलोत को। किस चीज का शौक रहता है आपको? दारू, लड़केबाजी, नशा, गांजा। मैंने लगभग पानीपत के जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लगभग ऐसे 1100 बच्चों का मैंने एडमिशन कराया। अब जैसे जयदीप अहलावत जी हैं, अब उनका जो बॉलीवुड मूवी में जो हरियाणवी टच है, एक डायलॉग तो बड़ा फेमस है, शायद मैं ले भी नहीं पाऊंगा। क्या बना रहे क्या बना रहा है? काउच कास्टिंग बोला जाता है। जी। क्या हरियाणवी इंडस्ट्री में भी इस तरीके का कुछ होता है या ये एक सेफ इंडस्ट्री है? लड़कियों की छोड़ो, मैं लड़कों की ही बता दूं, लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है, मैं बोलता हूँ। हेलो, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड सीट। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक हरियाणवी कलाकार जिनके 40 से 50 सॉन्ग ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। इनके गानों में जितनी ऑडियंस मदहोश होती है, उससे ज़्यादा मदहोश होती हैं हरियाणा की लड़कियां, जो बहुत पागल हैं इनके पीछे, जिनका नाम है मिस्टर सत्यम वर्मा। सत्यम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू राहुल भाई, आपने इनवाइट किया मेरे को। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ अभी के लिए कि आगे क्या होगा, चीज़ें देखते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा ढीला ही छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। आपका रील का कंटेंट है जो इंस्टाग्राम पे आप डालते हो, वो मोस्टली एक कोई शॉट होता है जो आप शूट कर रहे होते हैं अपने सेट पे, उसमें से कोई सीन कट करके उस पे टेक्स्ट लगा के जो डलता है ना कंटेंट, वो एक तो बड़ा यूनिक लगता है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है जो टेक्स्ट होते हैं। इसके पीछे का क्या कहानी है? एक्चुअली जो आप क्लिप्स देखते हो, जो वीडियो देखते हो, मोस्ट ऑफ मेरे शूट की वीडियोज होती हम्म। हैं। मैं शायद 5% ही जो एक्स्ट्रा शूट करता हूँ, कोई स्पेशल रील शूट करने, उसके अलावा मोस्ट ऑफ वो शूट की रील होती है। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप कैसे लिख पाते हो इतना रिलेटेबल, आप इतना, मतलब एकदम फिक्स लगता है कि आप इतना कैसे लिख हाँ, पाते हो। क्योंकि जितना भी टेक्स्ट होता है ना, वो अपडेटेड ट्रेंड वाला ही होता है। हाँ, तो मेरे को जो लगता है पर्सनली कि मैं जो फर्स्ट टाइम उस क्लिप को देख के दिमाग में जो आता है, मैं वो लिख देता हूँ। शायद वही उस पर सबसे अच्छा फिट होता है। उसके बाद मैं अगर सोचूं भी तो मैं चेंज करने की, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। जो फर्स्ट टाइम माइंड में है उस चीज़ पे, वो लगता भी अच्छा है लोगों को, फिर वो वायरल भी अच्छी जाती है वो चीज़। हम्म। तो इसमें से सबसे ज्यादा वायरल क्या चीज गई है? सबसे ज़्यादा वायरल मेरी एक क्लिप है जिसमें मैं एक लड़की के पाँव लेता हूँ। वो लगभग इंस्टाग्राम पे भी 200 से 250 मिलियन है। तो सभी को लगता है कि वो एक स्क्रिप्टेड था। मैं अपनी वाइफ को या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वैसा कुछ कर रहा हूँ। अब मैं इस पॉडकास्ट में खुलासा कर ही देता हूँ कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या थी। वो एक वेब सीरीज शूट था। वहाँ पे सेट लगा हुआ था, शादी का सेट था, और लेडीज़ वगैरह, लेडीज़ गीत वगैरह चल रहे थे। तो एक कैमरामैन है मेरा लड़का, जो मेरी वीडियो शूट करता है। तो मैंने उसको बोला कि कैमरा ऑन रखना, मैं कुछ करूँगा। एग्जैक्टली मेरे माइंड में था मैं क्या करूँगा। वो लड़की खड़ी हुई थी, तो मैंने जाके उसके पाँव ले लिए। अब उस लड़की को भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। तो जो उसके एक्सप्रेशन आए हैं बाद में कि पाँव ले लिए, कुछ अलग था वो। तो लोगों को ये लगा, लड़कियों को खासकर ये लगा कि ये लड़का इतना डेयरिंग है। मेरे पास जो पर्सनली कॉल आते हैं या फिर मैसेज आते हैं, वो स्पेशली यही आते हैं कि आप इतने डेयरिंग कैसे हो। अब उनको क्या बताऊँ, वो एक सूट चला हुआ है वो चीज़। तो मोस्ट ऑफ लड़कियों के यही आते हैं। हालांकि वो एक मॉडल है, अच्छी मॉडल है हरियाणा की, और वो एक सूट का सीन था। तो जो आपका कैमरामैन है जो ये क्लिप्स ले रहा है ना, उसको सलाम है भाई। वो किस तरीके से आपका शूट करता है, आप बोलते हो या वो रेंडमली कुछ ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ क्या है, मेरे अगर शूट है कहीं पे भी किसी सॉन्ग का है,
तो जितना सॉन्ग का डाटा, जितना वीडियोस कैमरा के अंदर मिलेगा, हम्म। सॉन्ग के कैमरे के, उतना ही मेरे फोन के अंदर मिलता है। अच्छा। अब मेरे को उसको कभी कभार बोलने की जरूरत पड़ती है कि कोई स्पेशल सीन चल रहा है, अदरवाइज वो अपने आप ही सारी चीजें कवर करता है। उसको पता होता है एग्जैक्टली कि कहाँ से कवर करना है, कैसी चीजें कवर करनी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आपका कैमरामैन हमेशा रेडी रहता है मैं क्या? वही कि जितना कंटेंट होता है ना कि चलो कैमरे से लिया, जी। या उसमें कहीं तो ऐसे भी शूट होते हैं कि वो लगता ही नहीं कि वो स्क्रिप्ट का पार्ट है, वो आपने मैनुअली किया है। हमें क्या होता है, आप जब भी मैं शूट पे होता हूँ मैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि एक ओपन एरिया होता है वहाँ पे, एक हम्म। फ्रेंडली जोन होता है, एक टीम होती है, एक फैमिली टाइप से होती है सारी चीजें। तो क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा ओपन तरीके से बिहेव कर सकता है वहाँ पे। तो जो भी मेरे जो नॉलेज में नहीं होता जिस टाइम कैमरा जो उससे हम्म। शूट होता है, उस टाइम वो एक अलग कंटेंट आता है। आपके जो फॉलोवर्स है 1.5 लाख के आसपास है, हम्म। तो इतनी ज्यादा ऑडियंस होने के बावजूद कोई ऑडियंस के साथ, कुछ जो फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्शन है वो किस तरीके की रहती मैसेज देखो, बहुत मैसेज आते हैं, मतलब डेली की अगर बात करें तो 15 से 20 नए मैसेज इंस्टाग्राम पे आते ही आते हैं रिक्वेस्ट में। मोस्ट ऑफ मैं वो चूज करता हूँ जो कुछ या तो अलग ही होंगे, जिन्होंने कुछ हटपटा लिखा होगा या फिर कुछ है? काम का लिखा होगा, वर्किंग रिगार्डिंग लिखा होगा। हेलो हाय नॉर्मल है, नॉर्मल आइडिया, फिर तो ठीक है, बंदा क्या ही बोलेगा उसमें तो। अब कुछ कुछ किस्से ऐसे आते हैं कि मेरे पास एक बार कॉल आया, मैं कहीं शूट पे जाने लग रहा था कि भैया मैंने आपको, हेलो उसका आया पहले, हेलो, मैं बोला हेलो, भैया मैंने आपको ना इंस्टा पे फॉलो किया है। मैंने बोला थैंक यू, ठीक है। हम्म। उसके बाद उसका आंसर था कि मेरा गिफ्ट। मैं थोड़ी देर के लिए तो शांत, बिल्कुल क्या बोलूँ मैं उसको। तो उसने, मैंने फोन कट ही कर दिया वहाँ, क्या ही बोल सकता हूँ मैं इस बारे में। तो फिर उसका फिर कॉल आया, मेरा गिफ्ट। माँ मेरे भाई तू मेरे को अनफॉलो ही कर दे। मतलब काफी सारे ऐसे आते हैं। एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था, भैया आप बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। भैया आई लव वो यू। मैंने प्रॉपर स्टोरी में भी डाला। ये तो भैया ही बोल रहे, या फिर जो भी है फीलिंग है वो शेयर कर लो अच्छे तरीके से। अब क्या जवाब दूं इन बातों के। या फिर आते हैं कि मोस्ट ऑफ हाई करेंगे, मैं हाई कर दूं, उसके बाद लिखेंगे कि आप क्या करते हो, जब उन्होंने इंस्टा ही देख लिया। फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपका नाम क्या है। अरे आप मेरी आईडी देख के आए हो, आप मेरी वीडियोस देख के आए हो, एटलीस्ट नाम तो देखो पर्सन का। क्या जवाब क्या देगा वो इन बातों का। तो इस तरह से तो काफ़ी सारे लोगों का ये आता है कि जो आपकी वीडियो में लड़की है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी बीवी है। अब उनको ये क्या। ज्यादातर तो फिर लड़कियों के आते होंगे इस तरीके के तो। हाँ, मोस्ट ऑफ लड़कियों के भी आते हैं, लड़कों के भी है। अभी कल ही एक कमेंट आया था कि जो आपके साथ लड़की है वो बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ वीडियो में, उससे शादी कर लो और एल्बम मेरे को शेयर करना। क्या बोलूँ मैं, मतलब भाई, मैं इतने इंस्टेंट भी नहीं होते रिश्ते, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। मतलब कमेंट अगर पढ़ने लगूँ तो डेली 100-150 कमेंट होते हैं, अटपटे ही होते हैं। उनकी भी गलती है ना, मैं रील ऐसी बनाता हूँ। ये उनकी भी गलती नहीं है। भाई, इतना टाइम आपको इंडस्ट्री में हो गया है, जी। और इतने आप एक्सपीरियंस भी हो चुके हो, किस किस चीज़ का शौक रहता है आपको? दारू, लड़कीबाजी, नशा, गांजा, इन सब को छोड़ के मेरे को काम करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। नया इन द सेंस कि जो हर बार नया आए कुछ ना कुछ। मतलब ये ना हो कि मैं पुराना ही उठा लूँ, या कुछ पुराना भी अगर उठाया तो उसके अंदर भी कुछ न्यू मॉड्यूलेशन करने का। ये है मेरे से। आपका कोई बैकग्राउंड रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री से, तो उसमें थोड़ा सा बताओ। देखो, हरियाणवी इंडस्ट्री से मेरा फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था। हालांकि जब से मैंने स्टार्ट किया था 2018 से, उससे एक साल पहले ही जो मेरे बड़े भाई हैं, राहुल आर्या नाम है उनका, वो मेरे से एक साल पहले ही मुंबई गए थे। ओके। अभी वो वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर है, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। लेकिन ये कि हालांकि हम साथ में काम नहीं कर पाए अभी तक उस तरीके से। हम्म। थोड़ा सा इतना ही बैकग्राउंड था कि थोड़ा साथ सा में हम। काम करोगे तो फिर बॉलीवुड में करोगे। तो जो हरियाणवी इंडस्ट्री में आने का मेरे एक एंट्री पॉइंट था, वो भी थोड़ा सा मेरे को पर्सनली अजीब लगता है। क्योंकि मैं, अगर मैंने 2018 में थिएटर स्टार्ट किया था अपने कॉलेज से, एसटी कॉलेज पानीपत से, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा साय था, मतलब बहुत हम्म। शर्मीला लड़का था मैं। मतलब लड़कियों से बात करनी या फिर टीचर से बात करनी, उसमें मेरे को बहुत शर्म आती थी। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि तो मैं। ये सीक्रेट है कि अब लड़कियां ज्यादा फैन है। उसके बाद अपोजिट हुई वो चीज़ें। तो मैं एक दिन क्लास में बैठा हुआ था, तो मेरी इंचार्ज थी मैम, मेरे को आई। हालांकि मैंने लगभग 6 महीने के बाद
कोई क्लास लगाई थी, हम्म, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी था उस टाइम, मैं एनएसएस में भी था, काफ़ी चीज़ों में था मैं। हम्म। मतलब क्लासेस कम लगाता था और चीज़ों में ज़्यादा रहता नंबर था, ठीक आ एक्स्ट्रा रहे थे? एक्टिविटी, नंबर अच्छे आते थे। री तो आती है कि एक यूनिवर्सिटी में, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसके अलावा ये डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो के को? ये सभी को पता है, मैं इसके लिए कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ये सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ आप कितनी भी स्टडी कर लो, आती है एक या दो में, हम्म, आप रह जाते हो वो चीज़ें। तो मैंने क्लास लगाई, सुबह उसमें मैम आए, क्लास में हम 4 ही 5 बच्चे थे। मैम की नज़र पड़ी, उन्होंने मेरे को बोला कि इधर आओ। मैं गया थोड़ा, उन्होंने देखा मेरी हाइट अच्छी थी उस टाइम की, पर्सनैलिटी अच्छी थी, 6 फीट हाइट थी मेरी उस टाइम पे लगभग, 2018 में। तो मैम बोले कि आप प्ले या नाटक वगैरह कुछ किया आपने पहले कभी? मैंने बोला मैम नहीं किया अभी तक, तो लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं करूँ, स्टेज पे कभी कुछ परफॉर्म करूँ। हालांकि उससे पहले मैंने कभी स्कूल में भी स्टेज पे परफॉर्म करने से डरता था मैं। हम्म, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल को ऑडियंस के लिए केडी सर आएंगे। जो केडी सर है वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एचओडी है, मतलब बहुत अच्छे एक डायरेक्टर है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गया ही नहीं। तो मैं उससे जब नेक्स्ट डे मैं कॉलेज जाता हूँ, तो सभी बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे, केडी सर वहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो मैंने सोचा अब तो बच गया चांस भाई, इस साल तो गया, नेक्स्ट साल शायद आए चांस। तो सर ने फिर भी बुला ले कि ठीक है, एक ऑडिशन मैं लेता हूँ। अब मैं एक शर्मीला लड़का जिसने कभी बात भी नहीं की, जो कभी स्टेज पे बोला भी नहीं, तो सर ने बोला कि आप एक डायलॉग प्रिपेयर करो किसी भी मूवी का। तो मैंने एक बाजीराव मस्तानी मूवी का एक डायलॉग था, जब वो जंग में जाते हैं, वैसा कुछ डायलॉग था। अब इतना शर्मीला लड़का कैसे ऑडिशन दे? तो मैंने सोचा कि ठीक है, हॉल है, हॉल के अंदर ऑडिशन लेंगे वो। अब उन्होंने ऑडिशन लिया, जो हमारा कॉलेज था उसमें गर्ल्स विंग था, स्पेशल गर्ल्स ही होती थी वहाँ पे, बॉयज़ की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। उन्होंने मेरे को उस पूरे विंग के बीच में जाके खड़ा कर दिया कि ऑडिशन यहाँ देना है। तो अब थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी अंदर, हम्म, 2 4 सेकंड तो मैंने सोचा, देखा आसपास लड़कियां हैं, सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं सभी, थोड़ा सा नर्वस फील होता है जब आपने कभी ना बोला हो। तो जिंदगी में मेरे को लगा कि पहली बार मेरे को कॉन्फिडेंस आ कुछ बोलने का। मैंने जो डायलॉग दिया, हम्म, अच्छा दिया, सबने मेरे को सिलेक्ट भी किया। उसके बाद मैं लगातार उनके साथ में सीखता रहा। फिर मैंने प्ले किए थिएटर में, मतलब प्ले किए, स्किट वगैरह, जो यूथ फेस्टिवल में मोस्ट ऑफ कॉलेज टाइम में चलती हैं। क्योंकि यूथ फेस्टिवल का जो टाइम होता है वो दो से हम्म, तीन मंथ का होता है। आप 2 से 3 मंथ आप सीख सकते हो वहाँ पे, एक अच्छा सीख सकते हो, एक अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल पे जाके आप परफॉर्म कर सकते हो अपने आप को। हम्म। मतलब मैं लगभग 2018 से लेकर 2022 तक मैं एक एनजीओ का पार्ट रहा हूँ, एज ए टीचर और एज ए कम्युनिटी फैसिलिटेटर। मैंने लगभग पानीपत के जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लगभग ऐसे 1100 बच्चों का मैंने एडमिशन कराया। ओके। जो बच्चे बाहर से आते हैं, बहुत जिनके अच्छी मदर फादर बात है। यहाँ पे काम करते हैं, लगभग 1100 बच्चों का मैंने एडमिशन कराया। अभी तक वो बच्चे याद करते हैं कि सर, थैंकफुल है उस चीज़ के लिए कि हमने कभी स्कूल नहीं देखा था और अभी हम स्कूल में जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, अच्छी हम्म, बेस पे स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2 साल कोविड रहा। कोविड के अंदर भी मैंने, मतलब सबसे पहला जो केस था शायद पानीपत का ही बोलूँ मैं, अगर आपको, तो कोरोना सबसे पहला केस मैं था। क्या बात कर रहे जी। हो? मेरे को ही एम्बुलेंस सबसे पहले लेने आई थी, मेरे को आज भी याद है, मैं अकेला एम्बुलेंस के अंदर गया था। और ऐसा क्यों कि मतलब आप बाहर गए थे तब नहीं, वापसी आए थे? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं बाहर भी नहीं गया था। मतलब बाद में पॉजिटिव आया था वो, लगभग 5 से 7 दिन बाद जब मेरे को एडमिट किया उस टाइम नेगेटिव आया था। हम्म, बस क्या हुआ था, मेरे साथ कुछ हेल्थ इशू हो गए थे उस टाइम पे, करंटली टाइम पे हम्म, बिल्कुल। तो 5 7 दिन बाद पॉजिटिव आया था। लेकिन एक और कहानी उसमें ये रही कि जब से पॉजिटिव आया उसके 2 साल के अंदर मैं घर पे नहीं रहा। हम्म, मैंने जितनी सोशल वर्क कर सकता था, मैंने लोगों की हेल्प की, क्योंकि मैं एनजीओ में था उस टाइम। हम्म। तो लोगों के साथ मिलके 2 साल में बाहर ही रहा, उसके बीच में 10 बार कोरोना हुआ, ठीक हुआ। तो ये कोरोना तक की कहानी थी। जब हरियाणवी इंडस्ट्री में आप अभी इतना अच्छा कर ही रहे हो, तो जी सबसे पहला आप आपने कॉलेज वाला तो पार्ट बताया कि आप जी बड़े शर्मीले थे, तो जी। फर्स्ट सॉन्ग किस तरीके से आपने, कैसे वो रेडी करा, कैसे मिला, हम्म। किससे कनेक्शन बने? जो फर्स्ट टाइम मैं अगर हरियाणवी इंडस्ट्री में किसी से मिला था, वो मैं मिला था विकास कुमार जी से, जिनका काफ़ी फेमस सॉन्ग है हट ज़्यादा उपाचे ने। ओ। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र और मेरे अच्छे भाई मानता हूँ मैं उनको, बहुत बड़े भाई मानता हूँ मैं उनको। हम्म, तो उन्हीं के जरिए मेरी शुरुआत हुई थी सबसे पहले। उन्हीं से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इस इंडस्ट्री हम्म, के बारे में। तो सबसे पहला मेरा जो सॉन्ग था, उस सॉन्ग का नाम था ब्याह कले जानी, और वो सोनोटेक पे है अभी।
तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, फर्स्ट टाइम सॉन्ग किया है मैंने। और लड़की ही मेरे को एनकरेज कर रही है एक्ट करने के लिए, उन्होंने हालांकि बहुत अच्छा गाइड किया मेरे को। तो फर्स्ट सॉन्ग थोड़ा सा नर्वसनेस में ही गया था। हम्म, हालांकि मैंने अभी तक जितने भी सॉन्ग किए हैं मैंने हमेशा मेन लीड में ही किए। हम्म, उसका रीज़न एक ये भी था कि मैं सीख के आया था 2 चीज़ें। हम्म, मतलब कुछ चीज़ें सीख के आया था तभी मैंने एंट्री की थी। मतलब सेकंड रोल या फिर ये है, मैं उसको ये तो नहीं मानता कि भई मेरे अंदर वो था, मैंने फर्स्ट ही किया, सेकंड किया ही नहीं। हम्म, हालाँकि किया भी, बट ये है कि मेनली मैंने जितने भी सॉन्ग किए मेनली मेन कैरेक्टर में ही किया मैंने। ओके। क्योंकि एक पर्सनैलिटी थी, चीज़ें सीखी हुई थी कब उससे। मिला ये पहला ब्रेक आपको? ये मिला मेरे को लगभग 2021 नवंबर 2021 में, शायद एग्जैक्ट डेट याद हो तो 21 हम्म, नवंबर 2021 शायद मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था उस टाइम। ओके। आज ना हरियाणा इंडस्ट्री में बड़ा बूम आ चुका है। जी। आपके अकॉर्डिंगली कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से अब इतना ज्यादा लोग ज्यादा पसंद करने लगे हरियाणवी सॉन्ग भी और हरियाणवी आर्टिस्ट को भी? देखो, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे को हरियाणवी सॉन्ग बिफोर 15 या 16 2015-16 के बहुत कम पसंद थे। हम्म, रीज़न ये था कि कुछ अटपटे भी होते थे उस टाइम के सॉन्ग, अटपटे इन द सेंस कि कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ हम्म, भी आ रहा है। हम्म, हालांकि कुछ अच्छे सॉन्ग भी आए उस बीच में, फोक में लगा लो, कुछ अटपटे होते थे मोस्ट ऑफ, तो इसलिए पसंद नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि क्वालिटी अच्छी होने लगी 2017 16-17 के बाद। हम्म, क्वालिटी आई, कुछ क्या हुआ एकदम से पीक पकड़ा कुछ सॉन्ग्स ने, जो उस टाइम पे सॉन्ग्स आए 2016-17 के अंदर। वो पीक आने के बाद एक अच्छा सॉन्ग्स हाइप होने के बाद क्या होता है कि सपोर्ट मिलती है। हम्म, वो आप लगा लो, मान के चलो अगर मैं ही एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे एक अच्छा सॉन्ग चले, तो मेरे साथ साथ जितने बंदे होंगे, मेरी टीम के मेंबर होंगे या फिर जो मेरे को फॉलो करते हैं, हम्म, वो सीखेंगे फिर उस चीज़ से, इंस्पायर होंगे कि ठीक है इनका अच्छा सॉन्ग है, इन्होंने कुछ करके दिखाया है, तो शायद हम भी कर पाएँ वो चीज़। तो उसको देखते देखते हरियाणवी इंडस्ट्री जो बड़ी है ना, वो कभी एक बहुत अच्छी लेवल पे है। और अभी सच बताऊँ तो जितने छोटे आर्टिस्ट हैं ना अभी के टाइम पे, उनके हम्म, पास बहुत अच्छा मौका है अभी। अभी भी मान लो या पिछले 1-2 साल से अच्छा मौका ये है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर सकते हो विदाउट किसी बड़े लेवल के, जो कि कर भी रहे हैं लोग। हम्म। तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम नहीं आता जो न्यू कमर्स हैं अब हम्म, एंट्री कर रहे हैं, जी। तो बड़े लेवल पे अब आप देखते हो कि उनके पास प्रॉपर बजट है, जी। प्रॉपर उनके पास मैन पावर है, कैमरा क्वालिटी, एवरीथिंग ऑन टॉप। हम्म। तो जो नया बिगिनर आता है कोई भी, अब हम्म। उसको सबसे पहले होता है कि उसके पास गाना अच्छा लिखा हुआ है, हम्म। उसने अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा लिखा है। जी। अब उसके बाद सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम आती है इसको रिकॉर्ड कहाँ कराना है। हम्म। रिकॉर्ड करा लिया तो वीडियोग्राफी कैसे करानी है, वीडियोग्राफी करा ली तो कौन से लेवल पे उसको हम्म। पब्लिश कराना है। हम्म। ये सब चीजें वो कैसे मैनेज करता है? देखो, अगर मैं आज के टाइम में अगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात करूं, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इजी है। हम्म, आपके पास ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप देख सकते हो कैसी क्या चीज़ें करनी है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ मेरे को लगती है, अगर कोई भी पर्सन इस फील्ड में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, अभी के टाइम पे है, हम्म, उसका डिसिप्लिन, उसका जो एनर्जी लेवल है, जो फर्स्ट डे वो सोच के आ रहा है कि मैं ये चीज़ करूँगा, हम्म। और उसको वो करंट टाइम तक रखना पड़ेगा। मतलब जब तक आप काम कर रहे हो वही एनर्जी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज ठीक है, सभी आते हैं जाते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। कुछ शोषण टाइप नहीं होता कि अगर कोई हम्म। किसी ने कुछ बढ़िया गाना लिखा हुआ है, अब वो देखो। चला जाए किसी ऐसे पर्सन के पास? नो, अगर आपके अंदर सच में वो क्वालिटी है, सच में वो टैलेंट है, कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को चलने से। अगर मान के चलो कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उससे हम्म, एक सॉन्ग अच्छा चल गया, कंपनियां आएंगी, कंपनियां मौका देंगी। हालांकि वहां पे भी वो शोषण कर दे, इस चीज़ का भी कोई वो नहीं है, कर सकती हैं। कंपनियों की बात नहीं है, कुछ आर्टिस्ट भी आपस में कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। लेकिन क्या है, आपने अगर वो सीडी चट ली ना एक बार, आपको पता है आपने कैसे किया है, हम्म, तो सेकंड टाइम करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्योंकि आपने वो एक सीडी चट ली है, उसके बाद सेकंड सीडी चटना बहुत ईजी रहेगा, उससे ईजी रहेगा आपके हम्म, लिए। तो ऐसा नहीं है कि उससे आपको सपोर्ट नहीं मिलती। अगर मान के चलो मैंने किसी कंपनी को सॉन्ग दे दिया, मेरा पहले ही सॉन्ग अच्छा चल गया, तो हम्म। उसके बाद आपके पास 10 रास्ते हैं उस चीज़ को करने के लिए, बहुत सारी और कंपनी आएंगी उस चीज़ को करने के लिए। तो सबसे मेन तो ये है कि आप कंटिन्यूटी रखो, आप डिसिप्लिन रखो, आप अपने अंदर की एनर्जी मत खत्म करो। वो बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में वो की एनर्जी। एक ना एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइकवाइज एक किसी ने सॉन्ग लिखा, जी। वो किसी बड़े आर्टिस्ट के पास लेके गया कि हम्म। मुझे सॉन्ग रिकॉर्ड कराना है, आपके हम्म। थ्रू कराना है, अब वो हम्म। सॉन्ग उसको पसंद आ गया, हम्म। तो कितनी परसेंट चांसेस है कि वो सॉन्ग चोरी ना हो
आज के टाइम पर एक ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या हो सकता है या स्टेप क्या हो सकता है कि अगर किसी ने अच्छा सॉन्ग लिखा है, हम्म, अगर वो किसी भी बड़े लेवल के पास जा भी रहा है, तो हम्म, अगर उसके सारे लिरिक्स पसंद आ गया तो हम्म, वो रिकॉर्ड करके ना डाल दे, तो हम्म। कॉपीराइट टाइप का कुछ ऐसा है कि जिसमें ये स्टेप देखो हम ले अभी सकते हैं? के लिए कुछ साइट्स हैं, हम्म। लेकिन वो अभी के लिए सॉन्ग्स को कम कर रही हैं कॉपीराइट। मेनली आपके डायलॉग्स, हम्म। मेनली आपकी स्टोरीज, वेब हम्म। सीरीज या मूवीज की स्टोरीज, उनको प्रॉपर कॉपीराइट मिलता है लिखने पे भी। हम्म। सॉन्ग्स का हरियाणा में कम है कि आपको प्रॉपर एक कॉपीराइट मिले कि आपने लिखा है और उसके बाद आप कंपनी को दे रहे हो। तो हम्म। इसका मेनली ये होता है कि आप प्रूफ रखो उस चीज़ के कि आपका व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट है, आपने कॉल हम्म। पे बात की है, या फिर कुछ भी ऐसा हो कि आपने नोट्स में कब लिखा था, ये हम्म। है, वो चीज़ अपना रिकॉर्ड रखो। अभी के लिए ये है हरियाणा इंडस्ट्री में, कुछ ऐसा आया नहीं है कि आपने लिख दिया उसको रजिस्टर करवा दिया। हम्म। सॉन्ग्स का प्रॉपर है, अगर आप म्यूजिक कर रहे हो, आप सॉन्ग्स कर रहे हो, आपने कोई कंपोज बनाई है, आप उसको प्रॉपर कॉपीराइट करवा सकते हो। ऐसा कुछ है कि थोड़ा सा पार्ट अगर हम रील में अपलोड करके अपने पास रख ले और कल को अगर वो सॉन्ग पब्लिश होता है तो वो पार्ट हम दिखा सके हमने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड किया हुआ है? हाँ, ये भी एक तरीका है, अगर आप, बट मेनली क्या है कि अगर मैंने सॉन्ग लिखा है तो मैं कम ही उसका चांस हुआ कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। मेरा हम्म। मेनली ये रहता है कि मतलब मैं बड़े आर्टिस्ट को ही दूँ, वो सॉन्ग ही रिकॉर्ड करें। आप ऐसा रख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग रख सकते हो उस चीज़ की, कि भई हाँ, मैंने ये तब रिकॉर्डिंग की थी, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग की है और ये मैंने इनको ऐसे-ऐसे सेंड की है ये चीज़। सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम बात करें तो जो आजकल नए गाने बन रहे हैं तो सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट पड़ता है? मैं बताऊँ, आज के टाइम पे सोशल मीडिया, अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ स्पेशली, हम्म। तो 90 से 95% सोशल मीडिया ही सॉन्ग को चलाता है। कुछ तो ऐसे हैं कि हम सोशल मीडिया में देख के हम तब यूट्यूब पे जाते हैं कि ये सॉन्ग कैसा है। मोस्ट ऑफ, मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो भी चल रही है सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं। आप कितने टाइम ये होता है कि आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि मोस्ट वायरल सॉन्ग या हम्म। फिर हरियाणवी सॉन्ग, नहीं हम्म। करते आप। मोस्ट ऑफ रील्स पे ही देखते हो, वहां से ही आप सर्च करते हो। और अभी जो आर्टिस्ट का जो एक स्ट्रेटजी है इन सॉन्ग्स को चलाने की, वो भी यही है कि आप सोशल मीडिया पे चलाओ, आप रील्स पे चलाओ, वहां से जो भी लाइन सुनी किसी पर्सन ने, वो जाके यूट्यूब पे सर्च करेगा। उससे क्या होता है, अब एक पॉजिटिव चीज़ भी, और मैं इसको एक बताता हूँ कि एक हेल्पफुल चीज़ भी है कि आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, आप सॉन्ग देख रहे हो अगर, तो जनरली चांस आप उसको स्किप कर दोगे। लेकिन अगर आपने खुद सर्च किया ना वो चीज़ें, आप उसको हम्म। पूरा सुनोगे, हम्म। एंगेजमेंट अच्छी आएगी सॉन्ग की, रिटेंशन अच्छी आएगी। तो एक अच्छा तरीका इसलिए माना जाता है ये, क्योंकि अगर कोई सर्च करके उस चीज़ को सुन रहा है ना, तो उसका इंटरेस्ट रहेगा उसमें। अब जैसे आपने बोला कि 2021 से आपको पहला ब्रेक मिला, जी, तो अभी ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि इस हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आर्टिस्ट के साथ या किसी भी पर्सन के साथ सबसे ज्यादा खराब चीजें क्या लगती है आपको? देखो, अगर मैं एक आर्टिस्ट की, वो राइटर है, वो सिंगर है, या हम्म। फिर वो म्यूजिशियन है, हम्म। सबसे जो खराब चीज़ होती है क्रेडिट खाना। ये हरियाणा में बहुत ज़्यादा चलता है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स थे जो काफ़ी अच्छे चले, मेरा नाम उनमें पहले डाला गया, मैंने अच्छा उन पे एक बूस्ट दिया हम्म। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, उसके बाद मेरा नाम हटा दिया गया। अच्छा, ऐसा भी हाँ, चलता बहुत है? बार होता है। मान के चलो, मैंने मैंने किसी आर्टिस्ट के साथ सॉन्ग किया, और हम्म। सॉन्ग करने के बाद वो चल गया सॉन्ग, हमने हम्म। अच्छी मेहनत की उस पे, उसके बाद वो किसी कंपनी को दे दिया। हम्म। अब उसका जो हकदार तो मैं ही था, क्योंकि मैंने सॉन्ग में मेहनत की है। अब एग्जैक्टली। कंपनी पे जाने के बाद उसका नाम भी काट दिया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ से काट दिया जाएगा। हम्म। तो ये थोड़ा सा हर्ट होती है, ये चीज़ें हुआ है मेरे साथ, काफ़ी बार हुआ। और क्रेडिट का थोड़ा सा ये भी है कि आप अपने हाथ में है थोड़ा सा, कभी कभार क्या है लेना। आपने भी तो खाए होंगे। मेरी अभी सीसा सॉन्ग जो अभी चला हुआ है, उस पे मेरी रील एक अच्छी चली हुई है, 20-22 मिलियन गई हुई है वो। हम्म। तो मैंने, किसी और ने मेरे को भेजी कि आपकी अच्छी रील चली हुई है यूट्यूब पे, तो मैंने देखा, तो मैंने भी डाल दिया अपने यूट्यूब पे। अब मेरे पास कॉल आते हैं स्पेशली कि आपका सीसा सॉन्ग बहुत अच्छा है, तो फिर मैं बोलता है थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मैंने मेहनत की है उस चीज़ को, गाने को हम्म। बूस्ट करने के लिए, तो ठीक है, मैं अपना क्रेडिट थोड़ा सा तो ले सकता हूँ। ये 2-3 सॉन्ग है जिसमें मेरी रील काफ़ी अच्छी चली है, और उसके बाद लोगों ने क्रेडिट दिए। मैंने पर्सनली कभी ये नहीं बोला कि मेरा सॉन्ग है। ठीक है, लोग हम्म। बोलते हैं आपका अच्छा सॉन्ग है, मैं बोलता हूँ थैंक यू, क्योंकि मेहनत की है मैंने उस चीज़ पे ना। तो आप क्रेडिट इस तरीके से भी दे सकते हो। हम्म। अब हरियाणा में बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे, लेकिन उनके सॉन्ग 200 मिलियन है, 300 हम्म। मिलियन है, 400 मिलियन है। बड़े सारे। वो आगे कभी आते ही नहीं। तो मेरा पर्सनली ये ही सजेशन है, जितने भी सिंगर हैं, आप अपना क्रेडिट लो हमेशा। हम्म। वो आपको नाम नहीं ऐड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप सोशल मीडिया पे दिखाओ, अपनी रील डालो या हम्म। कुछ ऐसा वीडियो डालो कि मैं सिंगर हूँ इस सॉन्ग में, मैंने गाया है, मेरी मेहनत है उस चीज़ में, फ्रंट फेस कोई भी है। हम्म।
समझ रहे हो? तो आप में हमेशा क्रेडिट अपना लो। नेपोटिज्म जो बॉलीवुड में यूज होता है वर्ड, हम्म। क्या अपने हरियाणवी इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ है? नेपोटिज्म नहीं है, थोड़ा बहुत कास्टिज्म है। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत लगता है, मेरे मेरे साथ कभी कभार हुआ है। एक रियलिटी है। तो मैंने उसके बाद एक तरीका भी अपनाया। हम्म। सच्चाई हो रही, मेरे पास कॉल आते थे, तू ऐसे इस कास्ट के गाने क्यों कर रहा है, इस कास्ट के गाने क्यों कर रहा है। तो हम्म। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने नेक्स्ट टाइम उसी कास्ट का सरनेम लिख दिया अपने नाम के पीछे। अब पहचानो मैं कौन हूँ। सो इसलिए इजी। कि एक्टर की तो कोई मैं कास्ट मैं नहीं वैसे होती। भी पर्सनली अपनी लाइफ में मैं किसी कास्ट को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। मैं 1% कोई पूछता है क्या आपका सरनेम ही है, क्या कास्ट है, क्या मैटर करता है। इंसान अच्छा हूँ या पर्सनैलिटी, आप देखो, जज करो उस चीज़ को पहले, उसके बाद देखो कास्ट का क्या लेना देना उस चीज़ से। कि जिस तरीके से बॉलीवुड में एक हम्म मिथ है कि आपको हम्म स्पेशली लड़कियों को हम्म कॉम्प्रोमाइजेशन के एक नाम हम्म दिया जाता है, हम्म। तो काउच कास्टिंग बोला जाता है। जी। क्या हरियाणवी इंडस्ट्री में भी इस तरीके का कुछ होता है, या ये एक सेफ इंडस्ट्री है? लड़कियों की छोड़ो, मैं लड़कों की ही बता दूं, लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है, मैं बोलता हूँ। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े नाम हैं, हम्म। काफ़ी बड़े नाम हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है हरियाणा में। हम्म। उनके साथ या उनके साथ काम करने में लड़के भी सेफ नहीं है। मतलब इस तरीके से वो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते, इतना स्ट्रेस में करते हैं। हुआ है मेरे साथ एक इंसिडेंट, हम्म। नाम लेने की मेरे को जरूरत नहीं है, पूरे हरियाणा को पता है। ठीक है। तो मैंने अच्छा ट्रीट भी किया था उसको। हम्म। ठीक है। तो हरियाणा में तो लड़के भी सेफ नहीं है। मेरे साथ सेकंड इंसिडेंट हुआ था, मेरे को कहीं बुलाया गया था किसी ने कि आपको हम अच्छे से सम्मानित करेंगे, ये करेंगे। हम्म। उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ इंसिडेंट किया, उस दिन के बाद मेरे को ये लगा कि एज ए बॉय, चलो मैं एक लड़की को छोड़ो, मैं एज ए बॉय लड़के भी सेफ नहीं है। मतलब ज़िंदगी में मेरे को पहले यार ये लगा था कि एज ए बॉय मेरे को भी कुछ हो सकता है, कुछ कर सकता है कोई। सेक्सुअली भी लगा लो, हर चीज़ में फिजिकली सेक्सुअली कर सकता है कोई कुछ भी। मतलब मेरे को उस दिन फील हुआ कि लड़कियां कैसे फील करते हैं अगर वो किसी के साथ अकेले में है, या फिर 5-7 बंदों का ग्रुप आपके अराउंड है, तो वो कैसा फील करती होंगी। तो किस तरीके का काइंड ऑफ कुछ एक्सचेंज में क्या कुछ दे रहे? काफ़ी सारी चीज़ें थी, प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने प्रोजेक्ट्स ऑफर किए थे, हम ये प्रोजेक्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। मेरा मेनली एक ही चीज़ थी उनसे, आप काम बताओ, काम क्या है, हम्म। मैं काम करूँगा, आप पे करो, सीधी सी बात है। हम्म। लालच नहीं चाहिए मेरे को, क्यों क्यों करना है चीज़ें, मेरे अंदर गट्स है, मेरे अंदर है टैलेंट वो सब करने का, तो मैं क्यों करूँ, मैं क्यों झुकूँ उस चीज़ के लिए फिर। अरे, फेम के लिए अपनी नज़रों से गिरना। फेम है, पाना अपने हम्म। हाथ में है। मैंने अभी तक किसके सारे मैंने एक एक आदमी भी कोई सिंगल नाम दिखा दो कि हाँ उसके सारे मैंने फेम लिया, हाँ आज तक हम्म। नहीं लिया है। जो चल रहा है मेरे अपने ऊपर चल रहा है सारी चीज़ें, जिन्होंने मेरे थ्रू ऊपर चढ़े हैं, जो जाके मैं सीधा बोलता हूँ उन चीज़ों को। अपना कमा लिया, अपना नाम कर लिया, उसके बाद अगला जो भी कर रहा है लाइफ में उनको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। तो हम्म। छोड़ो भाई, अपने को नहीं चाहिए कोई भी, अपना ठीक है, अपना अच्छा चल रहा है, कोई गुडविल के साथ अपने से अच्छे से मिलेगा तो साथ है, हमेशा साथ हूँ मैं उसकी सपोर्ट श्योरिटी में। भी नहीं है ना, वो कि चीज़ नहीं है। लालच आपको, आपने एक बार दिया, फेम मिल गई, जी। उसके बाद क्या बनेगा आपका, हो सकता हम्म। है कि वो नेगेटिव वे में चली जाए, तो शायद आपकी जो पर्सनल जिंदगी है वो भी इफेक्ट हो हुआ सकती है, है। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हुआ है, लालच मिला किया, उसके बाद ब्लैकमेल किए गए हैं। हम्म। बार बार करना पड़ा उनको वो काम। हरियाणा में तो चलो कम हुआ है, मुंबई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्टिस्ट को एक बार लालच देते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, दे भी देते हैं, उसके बाद लेकिन जो ब्लैकमेल करके दोबारा बार बार हम्म। उनसे वो चीज़ें करवाई जाती है ना, वो आदमी को फिर अंदर से कर देती है बेसिकली खोखला। डार्क है हरियाणवी इंडस्ट्री है, में भी। मैन है। आप अगर अपने आप को बचा के रखोगे, मैं ये सिर्फ लड़कियों के लिए बोलता हूँ ये चीज़, आप अगर अपने आप में सही हो, बचा के रखोगे, आप अपने आप को लालच से दूर रखोगे, हम्म। तो मैं मानता हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं, मेरे को कोई अभी के टाइम पे बोल दे कि मेरे को, मैं आपको बॉलीवुड मूवी दे रहा हूँ, तो मैं कैपेबल नहीं हूँ अभी के टाइम में, तो एक लालच है अगले का। हम्म। अगर वो लालच में दे रहा है तो मेरे से कुछ ना कुछ तो लेगा वो। अगर आप कैपेबल हो, आपको ऑफर हो रहा है, तो बिना किसी लालच के आप करो। हम्म। अपने आप को अगर सही रखोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता इस लाइन आपने खुद इतने सॉन्ग किए हुए हैं, में। तो उन सॉन्ग्स में से कुछ ऐसा है कि जो आपको लगे कि ये सबसे ज्यादा हिट हुआ है? मेरा एक सॉन्ग था डिप्रेशन 2, तो जब से जो सबसे मेरा हिट सॉन्ग है आज तक का, हम्म। डिप्रेशन 2 उस टाइम पे बहुत अच्छा चला था, मतलब ट्रेंडिंग में रहा था, इंडिया में 2 नंबर पे रहा था ये। और मैंने एक बार टिकटॉक इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में अभी हम्म। के टाइम पे, वीपीएन लगा के, तो मैंने चेक किया उस पे सॉन्ग पे लगभग 1 लाख रील है। और एक सभी लाख रील, हाँ सभी रील्स उर्दू में लिखी हुई हैं।
तो मैं एक्साइटेड, पाकिस्तान में भी सॉन्ग अच्छा चल रहा है, मैंने नीचे कमेंट भी किया मेरा सॉन्ग है मेरा सॉन्ग है। फिर मेरा एक दोस्त है पाकिस्तानी, मैंने उसको कॉल की, कराची में है वो, कि अब्दुल तूने ये सॉन्ग देखा है? तो उसने बोला, उसने सर्च किया जाके यूट्यूब पे, उसने देखा कि ये तो तू है, मतलब सॉन्ग उसने सुन रखा था, वीडियो नहीं कभी देखी थी। तो मतलब पाकिस्तान में भी अच्छा चला था वो सॉन्ग, आज उस पर लगभग 1 लाख+ रील्स है टिकटॉक पे भी। तो मतलब वो एक मैसिव हिट गया था उस टाइम के हिसाब से, लोगों को एक कुछ अलग ट्रेंड मिला था हरियाणा में उस टाइम, क्योंकि वो मोटिवेशनल सॉन्ग बहुत कम चलते थे उस टाइम पे हरियाणा में। 2022 या 23 में चला था वो सॉन्ग, उस टाइम पे मोटिवेशनल सॉन्ग थे ही नहीं हरियाणा में, बहुत यहाँ कम के थे। साथ साथ पाकिस्तान में भी शो करो ना एक। नहीं देखो मैं आओ जनाब हमारे यहाँ भी आओ। नहीं, मैं अपने देश के लिए पहला सोचता हूँ, तो मैं कभी नहीं करूँगा इस चीज़ तरह की चीज़ें, मेरा देश मेरे लिए पहले है। अब आपने हिट तो बता दिया कि एक सॉन्ग इतना हिट हुआ है, कभी कभी ना आर्टिस्ट के कोई ऐसा सॉन्ग होता है, या जैसे आपने इतने सारे सॉन्ग किए, कोई ऐसा सॉन्ग है जो सबसे ज्यादा आपके करीब रहा हो कि हाँ ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है? एक सॉन्ग है मेरा, गुगलू मुगलू के नाम से सॉन्ग है, अभी उसकी वीडियो भी है यूट्यूब पे, और वो अच्छा चला था, वो इंडिया में 13 नंबर पे रहा है, वो ट्रेंडिंग रहा था। तो उस सॉन्ग की थोड़ी सी जर्नी है, उसके लिखने से लेके उसके रिलीज होने तक की एक जर्नी है। तो मैंने उसने लिखवा था वो स्पेशली सॉन्ग किसी के लिए, और वो मैं अगर बोलूँ तो मेरी आज तक की कमाई है, अगर मैं उस सॉन्ग को बोलूँ तो मेरे को, क्योंकि मेरे को आज भी याद है मैंने जिस तरीके से उस सॉन्ग को लिया था, इमोशनली कमाई है ना। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हूँ मैं उस सॉन्ग से। और काफ़ी सारी कंपनीज भी आ चुकी कि ये सॉन्ग, तो मैं मना ही करता हूँ कि मैं नहीं दूंगा कभी इस ऐसा चीज़ को। क्या है सॉन्ग में? बस कोई स्पेशल, एक तो इमोशनल तरीके से था वो मेरे लिए स्पेशल, और एक किसी के लिए था वो स्पेशल, तो ऐसे रहा। और उसका शूट भी मैं कैसे बताऊँ हमने कैसे किया था, मतलब हमारे अगर पास। वो किसी के लिए था और वो बता दिया तो जी। लड़कियों की फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, मैं कुछ चीज़ें प्राइवेट रखता हूँ अपने लाइफ में, और वो होनी भी चाहिए एक तरीके से, तो इसलिए वो थोड़ा सा अटैच है वो मतलब सॉन्ग इतना मेरे। पता लग गया प्राइवेट में है कुछ। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में निकलवा प्राइवेट लूंगा मैं, रखनी चाहिए, निकलवा और लूंगा मैं। तो उस सॉन्ग से इसलिए मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा है। और मैंने जैसे कि बोला पहले कि वो मेरी कमाई आज तक की वो ज़िंदगी, वो सॉन्ग था जो मैं पूरा किस्सा तो नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट हुआ क्या था, बट ये था कि वो जितना मैंने आज तक चीज़ें की है इस इंडस्ट्री में, या फिर जिसने मेरे साथ कुछ किया है, मैंने सिर्फ एक चीज़ मांगी थी उससे, कि मेरे को ये सॉन्ग दे दो बस। पैसा वैसा तुमने अच्छा कमा लिया, सॉन्ग अच्छे चल गए, पैसा अब भी आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए है। मेरे को एक पैसा नहीं मिला था उन सॉन्ग से जो मेरे अच्छे सॉन्ग चले थे, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरे को ये सॉन्ग दे दो, और कुछ भी नहीं चाहिए है मेरे को। सॉन्ग दे दो, लाइकवाइज लिखवाया तो आपने ही था ना वो? हाँ, बट राइट्स किसी और के पास थे उस टाइम। अच्छा। मैंने जिस पर्सन के मैंने सॉन्ग किए थे जो अच्छे चले थे, उन्होंने अच्छा कमाया भी, पैसा भी कमाया, चीज़ें भी कमाई उससे, बट नॉट ए सिंगल पेनी, एक पैसा तक नहीं मेरे पास आया था, आज तक भी नहीं आया उन सॉन्ग्स का कभी। तो अभी हाँ। आपके पास ही हाँ, राइट्स? अभी सॉन्ग भी मेरे पास है, हालांकि बहुत लकी हूँ कि मेरे को वो सिर्फ सॉन्ग मिल गया, मेरे को नहीं चाहिए था पैसा, तो इसलिए थोड़ा सा अटैचमेंट है मेरे को उस सॉन्ग से। तो आपने बोला कि बड़ी कंपनियों ने डिमांड भी करी जी। है, तो डिमांड किस टर्म्स में करी है? एग्जैक्टली क्या था कि किसी ने तो मेरे को इमोशनली के लिए किया था कि मेरे को किसी के लिए चाहिए, तो मैंने बोला कि मैं नहीं मैंने खुद अपने लिए दूंगा। हाँ, लिखवाया मैंने भाई। किसी और के लिए लिखवाया, और आप बोल रहे हो किसी और के लिए, तो उन्होंने एक अच्छी डिमांड भी रखी थी कि आपने जितना खर्च किया है सॉन्ग पे, या फिर आप जितना प्रॉफिट कमा लोगे सब ऐड कर लो, आप दे दो। अब भी क्वेरीज आती है उसको लेके, मैं नहीं दूंगा, आप ले कैसे लो भी ना, करो। आप राइट्स तो मिल गए हैं मैं भाई। कह रहा हूँ अच्छा खासा अमाउंट दिया अब था तक का उन्होंने। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जोड़ के ले मैं कह लो। रहा हूँ जितना मैं कमा नहीं सकता था, उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट दिया था कि आप ले लो, सॉन्ग हम चलाएंगे, या फिर फीचर भी आपको रखते हैं। नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है मेरे चैनल पे या मेरे पास है, मेरे को इतना इनफ है इससे। ऐसा इंडस्ट्री में कौन है जिससे आप इंस्पायर हुए? मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में जो इंस्पिरेशन जिनको मानता हूँ, मैं मानता हूँ हर्ष गहलोत को। एक अच्छे मॉडल हैं, एक अच्छे पर्सनैलिटी है, एक अच्छे एक्टर हैं। हालांकि मैं उनसे मैसेज पे एक या दो ही बार बात हो पाई है, मेरे सामने से भी नहीं मिला, भी नहीं हूँ आज तक, लेकिन मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ उनको। एक उनका जो एक्ट है, उन्होंने जो सच में हरियाणा में मॉडलिंग होती क्या चीज़ है, एक्टिंग होती क्या चीज़ है, मैं मानता हूँ उसी बंदे ने दिखाई है आज तक, कि जो प्रॉपर एक आर्टिस्ट है, जो खुद पे काम करता है, खुद की चीज़ों पे काम करता है,
तो मैं हर्ष गहलोत मानता हूँ इस चीज़ आज का रोल मॉडल तो कोई और ही चल रहे हैं। अब मैं एक मासूम शर्मा की बात करना चाहूँगा कि लाइक जो आज उनका से। बिहेव है इंडस्ट्री में, कि स्टेज पे जाना है तो स्टेज पे कुछ ना कुछ जी। कंट्रोवर्सी करके आनी है या किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना है। हम्म, तो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री में बने रहने के लिए है हम्म। या फिर ये किसी उनकी एक्चुअल में उनका बिहेवियर ही यही है? नहीं, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। अगर आप इन पर्सनली कभी मिलोगे मासूम शर्मा जी से, तो हम्म। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं वो। आप लोग बोलते हैं कि ठीक है, वो एक सामाजिक तौर पे उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप अगर कभी किसी आर्टिस्ट का पर्सनली एक माइंडसेट देखोगे, उसका एक बार जीवन देखोगे, कैसे वो चलता है, जीवन यापन कैसे करता है, उसका नींद पूरी नहीं होती, खाना कभी टाइम पे नहीं खा पाता, इतनी टेंशन होती है, तो आप अगर उस चीज़ को देखोगे तो आप मतलब कहीं ना कहीं जज गलत करते हो फिर आदमी को ना, हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने आप को उस लाइटम लाइट के अंदर रखना, और फिर अपने आप को मैनेज रखना, सिर्फ माइंड को भी इतना मैनेज रखना। मैं आपको छोटे छोटे किस्से बताता हूँ, मैं खुद के किस्से बता दूँ, आप ये बोलोगे ये हो ही नहीं सकता, हम्म। रियल लाइफ में नहीं। मैं एक छोटा किस्सा बताता हूँ। मैं एक बार कहीं शूट पे था, 8 दिन का शूट था लगातार उस मूवी का, और 8 दिन शूट करने के बाद मैं जैसे जब मेरे को घर जाना था, मैं सुबह उठा, तो मेरे को ये याद था कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है गाड़ी से, यहाँ से यहाँ, और मैं एग्जैक्ट पहुंच भी गया वहां पे। लेकिन आपको पता है मैं कहाँ पहुंचा? मैं हम्म। जो घर मैं 3 साल पहले छोड़ चुका था, हम्म। जहाँ से हम शिफ्ट हो चुके थे, मैं वहां पहुंच गया। अब ये देखो माइंड कहाँ रहता है आदमी का। नींद पूरी थी, मैं 8 के 8 दिन में शायद 8 घंटे सोया हूँगा, हम्म। खाना भी टाइम पे नहीं है। तो ये देखो आदमी किस माइंड सेट के साथ काम करता है, बिल्कुल। फैमिली के साथ नहीं रह पाता है, टाइम नहीं दे पाता है चीज़ों को, तो अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाता है। हम्म। तो उस टाइम पे माइंडसेट ऐसे ही रहता है कि थोड़ा सा हो जाती हैं ये चीज़ें। और सामाजिक तो जो सामाजिक उस पे हमें लगती है कि भाई हाँ ठीक है, गलत कर रहा है बंदा, लेकिन एक बार उसको देखो ना पीछे जाके, एक बार माइंडसेट में क्या है, आप 2-3 दिन जी के देखो, कितने गोल्स आते हैं, कितनी चीज़ें हम्म। होती हैं, कितनी चीज़ मैनेज रखनी होती है, अपने आप को मैनेज रखना होता है। ये तो देखो, अगर आप जब आप कोई आर्टिस्ट या कोई भी एक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आप पब्लिक फिगर बन जाते हो। जी। अब आप उसको प्राइवेट नहीं रख सकते। हम्म। तो शायद कहीं ना कहीं एक जब पब्लिक फिगर है तो आपको पब्लिक का भी कुछ ना कुछ ख्याल करना पड़ता है। शायद उसमें थोड़ा बहुत रवैया ठीक हो सकता है। मैं पर्सनली यही बोलूँगा कि हाँ, हाँ। मेरा पर्सनली है कि ठीक है, थोड़ा सामाजिक तौर पे उन्हें इन चीज़ों का क्योंकि इस्तेमाल कम करना बहुत चाहिए। सारे हैं ना जो आपको देख के जी जी जी। जीते हैं, आपको देख के पसंद हम्म। करते हैं, तो उनके रवैये में थोड़ा बहुत चेंज आना थोड़ा सा हाँ, अजीब सा लगता ही वो है। एक ओबियसली सी बात है, सबका चेंज आएगा। अगर आप अपना नेचर चेंज करोगे, आप अपना बोलने का तरीका चेंज करोगे, तो ओबियसली सी बात है, सबके माइंड सेट में एक हेट तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक हम्म। नेगेटिव चीज आती है कि नहीं, बंदा अब मेरे उसका नहीं है, मेरे मतलब हम्म। जिस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया था आज से 5 साल पहले, हम्म। जिन चीज़ों को देख के फॉलो किया था, जिस मोटिवेशन के साथ फॉलो किया था, वो चीज़ नहीं है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। अभी आप हरियाणवी इंडस्ट्री में हो, आपने जी बताया कि आपका भाई ऑलरेडी बॉलीवुड में जी कास्टिंग डायरेक्टर है। जी। तो कुछ ऐसा प्लान है कि यहाँ से शिफ्ट होना है, कुछ ऐसा चांस मिले बॉलीवुड में? चांस ऐसा है कि मैंने एक दूरदर्शन का एक नाटक है, उसमें मैंने काम किया है, एज ए कास्ट ही काम किया था मैंने उसमें। हम्म। और अभी लास्ट 6 मंथ पहले मेरी स्पिट्स विला की बात चल रही थी। हम्म। इंटरव्यू भी हो चुके हैं, कास्ट भी हो चुके, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी। नहीं, रुतबा ऐसा बनाओ ना कि बॉलीवुड वाले इधर आए, अभी बादशाह आया नहीं टटेरी सॉन्ग के लिए। चलो, बादशाह तो हरियाणा से है, वो पहले हम्म। से हरियाणा से, उसके जो रूट्स हैं वो हरियाणा से ही है। हम्म। काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट है वो आए हैं स्पेशल। हम्म। अभी पुलकित सम्राट की एक मूवी आ रही है, वो हरियाणवी आ रही है, प्रॉपर हम्म। हरियाणवी आ रही है, उसमें वो बॉक्सर है एक। तो काफ़ी सारा खींच रहा है हरियाणा बॉलीवुड को भी। बादशाह हरियाणा से हैं, करनाल से आई थिंक जी वो। जी जी। तो ऐसे कितने ही एक्टर हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं बहुत पहले से। हम्म। रणदीप हुड्डा जी। रोहतक से हैं, मलिया सर, यशपाल शर्मा जी। यशपाल शर्मा जी हैं। हम्म। तो ये ऑलरेडी इन हरियाणवी इंडस्ट्री से हैं हम्म। और बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। जी। इतना तब भी हरियाणवी का कुछ ऐसा नाम नहीं है। वो यशपाल शर्मा जी हैं, जैसे हम्म। उन्होंने कितनी अभी हरियाणवी मूवीज में काम किया। अभी लास्ट तो लाइसेंस हम्म। में किया है उन्होंने। हम्म। लाइसेंस के अलावा उन्होंने अभी दादा लक्ष्मीचंद आई थी, उन्होंने उसमें भी हम्म। काम किया है। रणदीप हुड्डा जी है, उन्होंने अभी लाल रंग 2 कर रहे हैं, प्रॉपर हरियाणा में ही शूट हो रही है, सारी चीजें हो हम्म। रही है। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा को थोड़ा लेवल अप किया जाए इन चीजों को लेके, और वो कर भी रहे हैं। लास्ट 1-2 साल हम्म। से ये चीजें चल रही हैं हरियाणा में।
अब जैसे जयदीप अहलावत जी हैं, हम्म अब उनका जो बॉलीवुड मूवी में जो हरियाणवी टच है, हम्म। एक डायलॉग तो बड़ा फेमस है, शायद मैं ले भी नहीं पाऊंगा, क्या बना ले मैं। क्या बना रहा तो वो इतना पसंद कर रहे है। हैं जी कि अब बॉलीवुड मूवी में लाइक वाइज जैसे पहले पंजाबी टच डालने के लिए उनके जी। किसी कैरेक्टर को कास्ट किया हम्म जाता था, अब हम्म बॉलीवुड मूवी में भी हरियाणवी कैरेक्टर इस तरीके से कास्ट कर रहे हैं कि उनका जो हम्म। बोलने का तरीका है वो सब पसंद आता है। पताल लोक वेब सीरीज हम्म। आई थी जो, उसमें फर्स्ट टाइम मेरे को पर्सनली ऐसा लगा था यार कुछ सच में हरियाणवी हुआ है। हम्म। जो उनके डायलॉग थे, जो उनका बोलने का तरीका था, घर पे आके बोलने तक का तरीका सेम था, अपनी हम्म। वाइफ से कैसे बोल रहे हैं, या फिर जो डायलॉग रहे, गालियां तक हरियाणवी सेम थी। तो एक अच्छा लगता है कि जब अपना हरियाणवी चीजें लगती है। हम्म। लाल रंग में भी सेम था, 2 आएगी 2 में भी सेम है। हम्म। तो बहुत अच्छा लगता है। हरियाणवी टोन का बहुत फर्क पड़ता है। अब हम्म मैं ना एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी जयदीप बेलावत जी की बात हो रही थी कि उनका जो हम्म। बोलने का टच है ना वो प्रॉपर हरियाणवी है, लेकिन अगर वही जो डायलॉग है किसी बॉलीवुड एक्टर से बुलवाओ तो शायद वो टोन भी ना ला पाए। अब जैसे आपने वो आमिर खान की मूवी है, उस दंगल 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 देख लो में आप, दंगल म्हारी मूवी। छोरी छोरों से, तो वो प्रॉपर एक टोन नहीं आ पा रही इसमें हरियाणवी की। तो मैंने ये सुना है कि जो हरियाणवी बोली है वो दित्ता लिखड़ा कर, वो कौन लिखड़ा कर देख भी सिखा दिया रहेगी। हाँ, जो टोन है वो शायद वो इसी। हाँ, आप टोन कैच कर लोगे, उस जैसा हम्म। बिहेव कर लोगे, वैसा डुप्लीकेट कर शब्द आप दोगे। बोल सकते हो लेकिन हाँ, टोन नहीं। शब्द बोल दोगे, थोड़ा थोड़ा वैसा फील करवा दोगे, लेकिन जो हरियाणवी आओगी ना, भीतरता आओगी, वह नुको ने आंदी है। फैमिली का सपोर्ट है वो किस तरीके से है, क्या सपोर्ट करते हैं या फिर ठीक है पैसा कमा रहा है बढ़िया करता रहा है। फैमिली का मैं शुरू से अगर बात करूँ तो मेरे फादर साहब बहुत अच्छे इंसान है। वो कभी उन्होंने ये नहीं रोका कि ये मत कर। हम्म। उन्होंने दिखा कैपेबल है चीज़ों में। मैंने बीएससी, मैंने बोला मैंने बीएससी में तो अभी मेरे फैमिली में कौन कौन है पहले थोड़ा फैमिली सा। में मेरे हम 3 भाई हैं। मैं हम्म। सबसे छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं जो बीच वाले हैं, वो मुंबई रहते हैं। एक हम्म। मेरे बड़े भाई हम्म। हैं, भाभी हैं, और एक छोटी सी गुड़िया है, अभी 6 मंथ की हुई है। मैं स्टोरी भी लगाता रहता हूँ कभी कभार हम्म। इंस्टा पे। और मम्मी पापा हैं। तो फादर साहब बहुत सपोर्टिव हैं। हम्म। और मैं एक छोटा चीज़ बताता हूँ। मैं बीएससी का फर्स्ट ईयर था। 18 एग्जाम होते हैं उसमें, 18 पेपर होते हैं, तो 16 में मेरी री थी। क्योंकि मैंने वो दोस्त दो के में चक्कर, किस तरीके से पास हुए। क्योंकि दोनों इंग्लिश के सब्जेक्ट थे। इंग्लिश मेरी अच्छी थी। तो मैं शाम को जैसे ही रिजल्ट आया, मैं फादर साहब के पास गया कि नहीं करनी बीएससी, नहीं हो रही है मेरे से। तो बोले हम्म। क्या करें आप, अब ये करूँ, कर ले, कोई इशू नहीं है। तो उनको कॉन्फिडेंस था मेरे पे शुरू से, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी चीज़ें सीख रहा था और साथ के साथ मैं कर भी रहा था, काम भी कर रहा था। मैं उस टाइम भी एनजीओ में टीचर था, लगभग मैं 17 साल का मैं एनजीओ में टीचर था। हम्म। तो ये है कि जो मेरा स्टार्टिंग का फेज रहा है वो पढ़ने से कम, मतलब चीज़ें सीखने से ज़्यादा रहा हम्म। है। मैंने क्लास ही मान लो, मैंने मास्टर्स कर ली है अभी। मास्टर्स तक मैंने शायद आज तक कॉलेज में जाके क्लास सिर्फ 10% ही लगाई होंगी। मैंने विदाउट चीटिंग भी, या मैंने मास्टर्स कंप्लीट की है, मैंने बुक देखी भी नहीं आज तक मास्टर्स की। हम्म। लेकिन ये है कि नॉलेज अच्छी मिली है। 2000 लगभग 17 से मैं काम कर रहा हूँ। काम इन द सेंस कि मैं सीख रहा हूँ चीज़ें बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के। तो बचपन भी कुछ ऐसा नहीं रहा कि भाई मैं, हाँ ठीक है, 20-21 की एज तक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद चीज़ें सीख रहा हूँ। नहीं नहीं, साथ में सीखना चलता रहा, और साथ में अपनी स्टडी चलती रही, साथ में ये लाइन भी चलती रही। तो मतलब प्रॉपर सपोर्ट मिलता है घर से। हाँ, घर से एक अच्छा सपोर्ट है। कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए रोका जाता है, या फिर कभी ये नहीं होता कि, हाँ कभी कभी मन में घर वालों के क्वेश्चन आता है कि पूछ लेते कभी कभी क्या चल रहा है, अभी क्या कर हम्म। रहा है, अभी क्या प्लान है। जब से फेम मिली है आपको, जी। तब से जो आपकी सराउंडिंग्स हैं हम्म या फ्रेंड्स लगा लो या दोस्त लगा लो, हम्म। वो करीब आए हैं या दूर हो गए। जो मेरे रियल दोस्त हैं, रियल दोस्त इन द सेंस जो मेरे को अच्छे से समझते हैं, काफ़ी टाइम से साथ हैं, वो मेरे से आज भी वहीं पे है। वहीं पे इन द सेंस कि आज भी उतने ही दिल के करीब है। वो बेशक हम 6 महीने में मिल रहे हैं, 1 साल में मिल रहे हैं, वो कभी मैटर नहीं करता हमारे लिए। लड़कों में कभी मैटर नहीं करता। हाँ, और ठीक है, और तो चीज़ें आती हैं समय के साथ, चीज़ें मतलब पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, टाइम समय के साथ जाते रहते हैं, वो चीज़ें एक अलग है। तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का कभी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार ये मेरे को पर्सन एक तुम चीज़ फील जेलस होती है, करता है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ, मैंने एक दिन स्पेशल स्टेटस भी लगाया था इस चीज़ के लिए, कि मैंने जब स्टार्टिंग में सॉन्ग किए तो मेरे रिश्तेदार हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, सबके कमेंट मैसेज आते थे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आता था कि हाँ कुछ अच्छा कर रहा है।
अभी के टाइम में अगर बात करूँ ना, मैं अभी फ़ोन खोल के दिखा दूंगा, मेरे किसी रिश्तेदार, मेरे किसी दोस्त का भी एक भी कमेंट नहीं मिलेगा मेरे लेटेस्ट सॉन्ग पे भी। ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट करती है। मैंने उसने स्टेटस भी लगाया था स्पेशली इस चीज़ का। अभी भी अगर आप चैनल खोलोगे ना, उस पर नहीं मिलेगा किसी का भी। तो ठीक है, हर चीज़ के लिए सत्यम है, बट जब स्पोर्ट की बारी है तब क्यों नहीं है। मैं खुद से करता हूँ कभी कभार सवाल कि ठीक है, वो आर्टिस्ट वो अच्छे वो हैं जो बोलते हैं कि बाद में दूर हो जाते हैं कि अपनों के ही फ़ोन नहीं उठाते, वो ठीक है, बाद में लगता है कि मेरे को ठीक कर रहे हैं वो, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं करते अपने अपने टाइम पे, तो क्या करें। उस मामले में मेरे कुछ दोस्त हैं, नाम भी ले दूँ, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, नाम उमेद नाम है, जेरी है, आशीष है, कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो अच्छे हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं रात को भी किसी टाइम भी कॉल करूँ तो सपोर्ट के लिए ऑलवेज रेडी है। मैं मानता हूँ उन लोगों को कि अगर मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ कहीं भी, तो वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। कुछ ही दोस्त होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो इस तरह से होते हैं, उसके अलावा तो ठीक है, सब हैं दोस्त अच्छे। कि आपके जो हम्म, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, हम्म। और सेकंड की फ्यूचरिस्टिक क्या प्लान है आपका? देखो, अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ तो अभी 22 मई को मेरा एक सॉन्ग आएगा, पीनी विस्की। हालांकि वो पुराना सॉन्ग है, एक फोक सॉन्ग है, उसका रीमेक किया हमने एक अच्छे तरीके से, रैप ऐड करके उसमें रैप गाया उसमें रजत ने, जो कि अल्फ़ा के नाम से है। और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, रीमेक बहुत अच्छा किया है हमने। अभी 22 तारीख को इंस्टा पे आएगा, उस भी रील बनाना उस पर अच्छे से। और उसके बाद जो सेकंड सॉन्ग आएगा वो आएगा नज़र। बहुत प्यारा सॉन्ग है, मेरे को लगता है कि मेरा सबसे रोमांटिक लव सॉन्ग मैंने आज तक जो किया है, नज़र किया है। सभी सुनना, वो लगभग आएगा नेक्स्ट मंथ में ही आएगा वो भी। 22 तारीख को पहले ही आएगा, पीनी विश की। सारे ठक्के आगा बजना चाहिए पीनी विश की, अच्छा आएगा, आप सुनना एक बार। हरियाणवी और हिंदी का एक मिक्स है, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन जो हमेशा रहेगा कि भाई गर्लफ्रेंड है या नहीं है? वो नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट ले रहा हूँ मैं। और अभी ये आएगा दी अनफिल्टर्ड सीट पे अभी के लिए, कुछ टाइम बाद आएगा इस शूट के होने के बाद। तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मेरे को ही दोबारा रिवाइज हुई है मेरी ज़िंदगी जो मैंने किया है अभी तक। या मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें याद आई कि हाँ वो गलत थी उस चीज़ टाइम पे चीज़ें, या मैं सुधार कर सकूँगा अभी के बाद। तो काफ़ी अच्छा लगा, और एक अच्छा मौका है मेरे लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अ, जितनी बातचीत हमारे बीच हुई है, और सेकंड पार्ट का आपने वादा करा है, तो ये अगर पॉडकास्ट अच्छा चला, सेकंड पार्ट मैं जरूर। अगर इतना होता है तो मैं नाम भी रिवील करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसका भाई सेकंड कराओ पार्ट आएगा यार, अच्छे कराओ, से। अगर इस लड़कियां स्पेशली शेयर करो अगर भाई की असलियत जाननी है तो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू आपका राहुल, आने थैंक यू का, सो थैंक यू सो मच। मच।